नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान-ए-जंग। आज सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। चुनावी साल में 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। तो आप जरा इसके सियासी मायनों को भी समझिए। सियासी चर्चा बहुत तेज है, हम भी आज इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। आप देखिए कैसे भारत रत्न के जरिए बीजेपी ने 400 सीटों का प्रयत्न तेज किया है। पहले लालकृष्ण आडवाणी के जरिए कमंडल को और कर्पूरी के जरिए मंडल की सियासत को साधा गया। आप समझिए जरा, ये जो भारत के नक्शे पर हम आपको ये दिखा रहे हैं, तमाम चित्र हैं उन नेताओं के। चौधरी चरण सिंह के जरिए उत्तर में जाट और किसानों को, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन के जरिए दक्षिण को साधने का प्रयास किया गया है। आज एक एक करके भारत रत्न पाने वाले इन 5 नामों का पॉलिटिकल पंचनामा हम करेंगे और शुरुआत कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह के साथ। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। 2 दिन के सस्पेंस के बाद जयंत चौधरी जब मीडिया के सामने आए तो न सिर्फ दादा के भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, बल्कि साफ संकेत दिए कि अब बीजेपी के साथ सियासी सफर पर आगे चलना है। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल में। सर, जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं। नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की है। मैं सिर्फ नहीं है। हाँ, कसर तो कोई कसर रह गई है, बताओ। इतना बड़ा फैसला लिया हो। मतलब जिस सियासी मकसद को साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही थी, उस मकसद का पहला चरण पूरा हो चुका है। सियासी मकसद के बारे में आगे जानेंगे। पहले देखिए कैसे जयंत गदगद हैं, समर्थक खुश हैं और बीजेपी के नेता भी झूम रहे हैं। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद चौधरी चरण सिंह अमर रहे। आजाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सर। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, किसानों की उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए थे, और मुझे लगता है कि पूरे देश के किसान इससे खुश होंगे। तो बिना किसी भेदभाव के जो जिसके हकदार हैं उनके लिए इस प्रकार का निर्णय देना ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारक। मोदी सरकार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने आज असली भारत को सम्मान दिया है, जिसने रियल इंडिया को सम्मान दिया है। भारत माता के ग्रामीण जीवन से निकले हुए चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान आज मिला है, हम गौरवान्वित हैं। और जिस तरह से रूरल इंडिया आज सम्मानित हुआ है, उसके लिए मोदी सरकार को बधाई। भारत रत्न का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इधर भारत रत्न का ऐलान हुआ, उधर बधाइयों का तांता लग गया। किसी ने सोशल मीडिया पर बधाई दी तो कोई मीडिया के कैमरे पर आया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे। देश में किसानों के सबसे बड़े नेता थे। कांग्रेस की हुकूमत ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया था, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सालों पुरानी मांग को पूरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का सियासी कनेक्शन समझते हैं।
वैसे तो चौधरी साहब पूरे देश के किसानों के नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन जिस जाट बिरादरी से वो आते थे उसका देश के 3 राज्यों की सियासत में अच्छा खासा दखल है। इसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट है, हरियाणा में करीब 30% आबादी जाट वोटर्स की है, राजस्थान में करीब 12% जाट आबादी है। पश्चिमी यूपी में चौधरी परिवार की जाट वोटरों पर जबरदस्त पकड़ रही है। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय होने के बाद लगातार बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों को साधने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब ही हुआ। उसके बाद भी रणनीति और राजनीति पर लगातार काम होता रहा। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि हर संभव कोशिश की जा रही है जाट वोटर को साधने के लिए, और ये भी उसी रणनीति का एक नतीजा है। पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चौधरी खानदान के सियासी वारिस जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उनकी तरफ से सिग्नल भी मिल रहे थे। अब जयंत के दादा को भारत रत्न देकर बीजेपी ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही भारत रत्न का ऐलान पीएम ने सोशल मीडिया पर किया, जयंत ने पीएम के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो पश्चिमी यूपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परम श्रद्धेय किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को आज जो भारत रत्न मिला है, आज पूरे देश में होली, दिवाली, ईद पूरी जनता मना रही है और बहुत ही खुश है। और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने क्या लिखा है कि दिल जीत लिया। हमारे मसीहा ने एक नारा दिया था कि जो भारत का जो देश है वो खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज हमारा जो है ये सपना पूरा हुआ है, जो हमारे को भारत रत्न दिया गया है। ये बहुत दिन से प्रतीक्षा में था और आज सभी किसानों का दिल जीतते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को फिर से बता दिया कि वो किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए, सबकी समस्याओं के लिए कार्य कर रहे हैं। किसानों के मसीहा थे वो तो भगवान थे किसानों के, उन्हें मिलना ही चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए, कांग्रेस भी देना चाहिए था, पर कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, अद्भुत काम किए हैं। वे इसके हकदार थे, रत्न की, भारत रत्न के हकदार थे वो। उन्होंने बहुत किसानों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और हम बहुत खुश हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये सपना पूरा किया किसानों का। आज पूरी हो गई और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो जयंत चौधरी इतने खुश हैं कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का भी हो जाएगा, लेकिन आज देखो ये शक्तिशाली केवल एक हमारा जो भारत रत्न देने वाला माननीय मोदी जी, उनका सम्मान करके सारे के सारे अन्नदाता किसानों का सम्मान है और ये बहुत अच्छा मोदी जी का निर्णय है। मोदी जी लगातार अच्छे काम करते हैं और अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को ये पुरस्कार दिया। इस डिसीजन को देखते हुए मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग लहर आएगी भाजपा की ओर। जो भारत रत्न दिया है आज बड़ा खुशी का माहौल है। दिवाली भी, होली भी, सब कुछ किसानों की आज है। चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने में देर हुई तो हम यूँ कहते देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद, मोदी सरकार का धन्यवाद। अब जरा ये समझिए कि जाट वोटर कितनी सीटों पर जीत हार का समीकरण तय करने की ताकत रखते हैं। यूपी में 14 सीट, राजस्थान में 8 सीट और हरियाणा में 4 सीट। इसके अलावा दिल्ली में भी जाट वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। पश्चिमी यूपी की जिन 14 सीटों पर जाट जीत और हार तय करते हैं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके नतीजे बीजेपी के लिए हैरान करने वाले थे। उस दौर में सपा, बसपा और आरएलडी का आपस में गठबंधन था। ये सच है कि आरएलडी कोई भी सीट जीत नहीं पाई, लेकिन उसने बीजेपी को 14 में से सिर्फ 7 सीटों पर समेटकर रख दिया था। बीजेपी तब जाट बहुल बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर की सीट हार गई थी। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी का न सिर्फ गणित सेट कर चुकी है, बल्कि राजस्थान और हरियाणा के वोटर्स को भी संदेश दे दिया। देखिए, न सिर्फ चौधरी चरण सिंह का यह सम्मान है, बल्कि बीजेपी ने इसके जरिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है 2024 के चुनाव से पहले। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं चौधरी चरण सिंह के पैतृक गांव से, जन्मस्थली से। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं और उनके साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं उस गांव के। मनोज्ञा, जरा उनसे बात करिए और इस वक्त उनकी क्या अनुभूति है, जरा पूछिए।
बिल्कुल अखिलेश, मैं अगर आपको इस गांव की छोटी सी तस्वीर दिखाऊं, नूरपुर है, यहाँ के नूर हैं चौधरी चरण सिंह, लेकिन आज उस नूर में कोहिनूर जैसी चमक है, क्योंकि आज भारत रत्न हो चुके हैं। सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये बड़ी बात सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए, परिवार के लिए, जिन्होंने सदियों से, पिछली सदी से लेकर अब तक लड़ाई की है, इंतजार किया है। बच्ची है हमारे साथ। आरुषि, आप क्या बता रही थी बाबा की बात, वो बताइए। देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलियाड़ों से गुजरकर निकलता है। किसने कहा है? मेरे चौधरी चरण सिंह बाबा ने सिखाया। बाबा ने कहा है, और बच्चे ये बात याद रखते हैं। आने वाली पीढ़ियों तक ये बात पहुंचाना कितना जरूरी होता है। आने वाली कई पीढ़ियां हमारे साथ हैं। आप ये बताइए, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? जी, बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। हम इस आज पल को ऐसे मानते हैं जैसे हमारे लिए कोई फेस्टिवल हो आज। जी बिल्कुल, होली दिवाली सब एक साथ हो जी बिल्कुल, सब आज होली दिवाली सब आज हमारे लिए तो आज ही है जी। पौत्र के बेटे हैं आप। अंकल ये बताइएगा, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? ये बीजेपी में है, तो हम क्या कहें, राजनीतिक सुलह हो गई बीजेपी आरएलडी की? तो हमें तो आज बहुत खुशी की बात है। हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। हम तो जयंत को बहुत समझा रहे कि आप आ जाओ इसी में, बीजेपी में। क्योंकि बीजेपी के से अलग और कोई तरीका नहीं है कि देश में तरक्की करने का। तो आपको लगता है मोदी सरकार ने वो किया है जो कोई सरकार ने नहीं किया? जो किसी ने नहीं किया। तो जयंत चौधरी को समझने में देर हो गई? नहीं, हाँ, समझने में देर में आए। हाँ, पहले ही आ जाना चाहिए। पहले आ जाना चाहिए। आज आने पे हमें बहुत बड़ी खुशी है। अभी आपको आज आ गए हैं, ये भरोसा है? हाँ, अब तो इसी में रहेंगे। अब इसी में रहेंगे। हाँ। ये परिवार के हुए चाचा हैं, आपके लिए कितनी बड़ी बात? देखिए, हमारे लिए बहुत, हम मनोज्ञा है, ये बहुत बड़ा दिन इन सभी लोगों के लिए है, और जो उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है जाहिर तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज देश के एक और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। और समझिए जरा, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन गांधी परिवार से उनके रिश्ते सहज नहीं रहे। आज भारत रत्न देकर बीजेपी ने दक्षिण का किला दुरुस्त करने की कोशिश की है, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत है। स्वर्गीय नरसिम्हा राव को मिले भारत रत्न अवार्ड को सियासत के चश्मे से देखें तो बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेफ करने का प्रयास किया है। नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र के सीएम भी रहे थे, आंध्र में काफी लोकप्रिय थे। बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करनी है। देश के आर्थिक उदारीकरण के प्रतीक चिन्ह नरसिम्हा राव अब भारत रत्न नरसिम्हा राव कहलाएंगे। राव के रास्ते मोदी उस मुश्किल किले पर फतेह करने निकले हैं जहां बीजेपी को भगवा ध्वज लहराना है। पीवी नरसिम्हा राव का असरदार सियासी सफर देखेंगे तो आपको मोदी के फैसले की वजह आसानी से समझ आ जाएगी। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में नरसिम्हा राव ने गृह, विदेश और रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों को भी संभाला। 1971 से 1973 तक राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कई भाषाओं में समान पकड़ रखने वाले पीवी नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जहां बीजेपी अपनी मौजूदगी हासिल करना चाहती है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे। वो संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, और माना यह जा रहा है कि इनको भारत रत्न देकर बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त आंध्र प्रदेश के अंदर जो आते थे उनकी 42 लोकसभा की सीटों पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को समझिए। 2019 में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, जबकि तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बढ़ाने का टारगेट है, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी खाता खोलने के लिए बेकरार है। मिशन 400 के तहत आंध्र प्रदेश में एंट्री की कोशिशें बीजेपी की तरफ से लगातार जारी हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर बीजेपी सबसे कमजोर मानी जाती है, और शायद इसी कारण बीजेपी यहाँ गठबंधन के साथियों की तलाश में जुटी है। गौरतलब है कि अभिनेता चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण के पार्टी जनसेना पहले से ही एनडीए का हिस्सा है, वहीं टीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करने की कवायद जारी है।
इसके अलावा नरसिम्हा राव राजनीति का वो नाम है जो जीवन भर कांग्रेसी रहे, लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त में गांधी परिवार से उनकी दूरी भी किसी से नहीं छिपी। मोदी सरकार की तरफ से कांग्रेस नेता को दिया गया ये सम्मान मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कांग्रेस ने तो उनका सम्मान किया नहीं, कांग्रेस ने तो उनका स्वर्गवास होने के बाद यहाँ पर दाह संस्कार दिल्ली के अंदर नहीं होने दिया, उनका स्मारक नहीं बनने दिया। कांग्रेस देश को पागल बनाना चाहती है, देश को बेवकूफ बनाना चाहती है। राव जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। देश को अगर आर्थिक आधार किसी ने प्रदान किया, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की टीम का ही काम था। एक तरफ तो भारत रत्न दे रहे हो और उन्हीं की टीम, उन्हीं के आर्थिक सुधारों को जो मनमोहन सिंह ने लागू किया, उनके खिलाफ श्वेत पत्र पर चर्चा चल रही, सरकार लाई, ये बड़ा विचित्र बात है। कांग्रेस से पीएम बने नरसिम्हा राव को बीजेपी सरकार से मिले सम्मान पर परिवार काफी खुश है। कांग्रेस पार्टी का नेता होने के बावजूद भी आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बड़ा सम्मान श्री नरसिम्हा राव जी को दिया है, ये हम बहुत आभारी है उनका, और खासकर कांग्रेस पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब दिए। नरसिम्हा राव की पहचान देश में स्थायी सरकार देने, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और हिंदुस्तान के बाजार को बदलने वाली रही है, और इसका असर एक नहीं कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर आ रही है, काशीराम के लिए भारत रत्न सम्मान की मांग उठी है। मायावती ने काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की है। मायावती ने कहा कि काशीराम का संघर्ष किसी से कम नहीं, काशीराम जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज 3 भारत रत्न के ऐलान के बाद अब बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग उठी है। एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक थे। अभी शिवसेना का एक ग्रुप बीजेपी के साथ है, जबकि एक गुट विपक्ष में है। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की चर्चा है और अब उन्होंने अपने चाचा के लिए भारत रत्न की मांग की है। सियासी तौर पर देखें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी हर समीकरण बिठा रही है। ऐसे में राज ठाकरे की यह मांग बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। आज एक और शख्सियत को भारत रत्न दिया गया, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। वैसे तो राजनीति से सीधा इनका नाता नहीं, लेकिन भारत रत्न के जरिए सियासत को साधने का प्रयास किया गया है। स्वामीनाथन के जरिए न सिर्फ दक्षिण के किसानों को साधा गया है, बल्कि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश की गई है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और उसकी पहचान है स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन। पीएम मोदी के स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला किसानों और वैज्ञानिकों में सरकार की बेहतर छवि बनाएगा। किसान कैसे 24 के चुनाव में जीत की कुंजी बन सकते हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वामीनाथन के बारे में जान लीजिए। एमएस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। स्वामीनाथन ने अधिक उपज देने वाले गेहूं चावल का विकास किया, देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, किसानों के लिए एमएसपी फॉर्मूला लाया, भारत को भूख के जंजाल से निकालने वाले शख्स माने जाते हैं। स्वामीनाथन का नाम कैसे 24 में बीजेपी का काम बना सकता है, उसको समझिए। देश में सबसे ज्यादा मतदाता किसान समुदाय से ही आते हैं। काम करने वाली आबादी का 47% हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। देश की 436 लोकसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए पूरी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सिर्फ किसान ही नहीं, स्वामीनाथन जिस क्षेत्र से आते हैं वहां बीजेपी के लिए अभी तक दरवाजे बंद रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन मूलतः तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी तमिलनाडु में सिर्फ 2014 में एक सीट जीत पाई थी। तमिलनाडु वो राज्य है जहां बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लंबे वक्त से जुटी है। इसी कड़ी में हाल ही में बीजेपी में तमिलनाडु के अलग अलग राजनीतिक दलों के कई राजनेता भी शामिल हुए हैं।
स्वामीनाथन का प्रभाव सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि दक्षिण राज्यों की 132 सीटों पर देखा जा रहा है और इन 132 में से 84 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर बीजेपी कभी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बीजेपी ने नॉर्थ में चौधरी चरण सिंह और साउथ में स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर फरवरी में बड़ा दांव चला है। जब मई में ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि जनता का कितना भाव मिला। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, शिवसेना उद्धव गुट ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सावरकर को भारत रत्न देने की लंबे समय से हमारी मांग रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। अब मंडल समीकरण को कैसे साधा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। बात अब कर्पूरी ठाकुर की कर लेते हैं, जिनके जरिए मंडल की राजनीति को साधा गया। पिछले महीने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर के जरिए बीजेपी, नीतीश और अति पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने की कोशिश की गई। नीतीश को तो बीजेपी अपने साथ ले आई और अब कोशिश चुनाव में अति पिछड़ों को भी साथ लाने की है। इसे आप समझिए इस तरीके से। राजनीतिक रूप से देखें तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का असर बिहार की 40 और झारखंड की 14 सीटों पर पड़ सकता है। पूर्वी यूपी के भी कुछ हिस्सों पर अति पिछड़ी जाति के वोटरों का साफ असर देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि कैसे कर्पूरी को भारत रत्न देकर बीजेपी ने बिहार का सियासी समीकरण बदल दिया। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। जन्म जयंती की 100वीं सालगिरह से ठीक एक रात पहले 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अति पिछड़ी जाति से आने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। कर्पूरी ठाकुर को जिस वक्त भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने एक तरह से एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, अति पिछड़े वोटों की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार पर डोरे डाले, तो दूसरा, अति पिछड़े मतदाताओं के बीच में ये संदेश दिया कि जो काम कांग्रेस की हुकूमत सालों तक नहीं कर सकी, उसे बीजेपी और मोदी सरकार ने कर दिखाया। इस फैसले का पहला असर ये हुआ कि 4 दिन के भीतर नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। मतलब ये हुआ कि जिस अति पिछड़ी जातियों के वोट को लेकर बीजेपी चिंतित थी, उसे साथ लिया। नई जातीय गणना के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ी जाति के लोग हैं और इनका वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को 35%, जबकि एनडीए यानी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 25% अति पिछड़ा वोट मिला था। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जब एनडीए ने बिहार में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा, तब तस्वीर बदल गई। तब अति पिछड़ों का झुकाव एनडीए की तरफ हुआ और 2005 में आरजेडी गठबंधन को महज 22% और एनडीए को इसके दुगने से भी ज्यादा यानी 48% अति पिछड़ों का वोट मिला। जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 13% और एनडीए गठबंधन को 55% अति पिछड़ा वोट मिला। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जब बीजेपी और आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़े, तब बीजेपी गठबंधन को भले ही बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अति पिछड़ी जातियों के वोट का बड़ा चंक नीतीश के पास चला गया था। 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद से ही बीजेपी के रणनीतिकारों में इस तरह का एक संशय बनने लगा था कि अगर ये समीकरण 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बना रहता है और महागठबंधन के साथ अति पिछड़ा वोट बैंक जुड़ा रहता है, तो इससे बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से लगातार जो कई राजनीतिक सर्वे आए, उन्होंने भी इसी ओर इशारा किया कि अगर अति पिछड़ा वोट महागठबंधन के साथ जुड़ा रहा तो इसका खामियाजा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है।
बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति की आबादी है जो 36% है। पिछड़ी जाति की आबादी 27% है। SC/ST आबादी 21% है और सामान्य वर्ग की आबादी 16% है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न के जरिए बीजेपी ने अपना गेम शुरू कर दिया और फिर नीतीश कुमार को महागठबंधन से तोड़कर अपने साथ जोड़ दिया। नीतीश और बीजेपी की सरकार बन चुकी है। नीतीश बार बार ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। 12 फरवरी को बिहार में बहुमत परीक्षण होगा। फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन कर्पूरी के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपना मिशन पूरा कर लिया है। आज की सबसे दिलचस्प वायरल तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में चौंका दिया। पीएम मोदी अचानक संसद की कैंटीन में लंच करने पहुंच गए। प्रधानमंत्री के दफ्तर से 8 सांसदों के पास फोन पहुंचा, जिसमें कहा गया कि पीएम आपसे मिलना चाहते हैं। जब ये दफ्तर पहुंचे तो पीएम ने कहा, चलिए आज मैं आपको एक सजा सुनाता हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री 8 सांसदों को लेकर अपने साथ कमरे से बाहर निकले, लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर बनी कैंटीन की तरफ चल पड़े। करीब घंटे भर तक प्रधानमंत्री इन 8 सांसदों के साथ बैठे रहे। प्रधानमंत्री ने व्यस्त थाली खाई। इस दौरान पीएम ने सांसदों से बातचीत करते हुए ये कहा कि मैं भी एक आम इंसान हूं और हमेशा एक पीएम की तरह नहीं रहता। मैं भी लोगों से बात करता हूं और आज मेरा मन हुआ आप लोगों के साथ चर्चा करूं, खाना खाऊं, इसी वजह से आप लोगों को बुला लिया गया। 8 सांसद अलग अलग दल से थे। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने इस दौरान पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर जाने का वाकया भी सांसदों के साथ साझा किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई इन 8 सांसदों के साथ। दरअसल इन्हें भी इस बात की कोई भनक नहीं थी। अचानक से इनके पास फोन आया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं और उसके बाद जब ये पीएम के पास पहुंचे तो प्रधानमंत्री इन्हें लेकर संसद भवन में जो कैंटीन है वहां चले गए। बड़ी खबर आ रही है, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार को बड़ी राहत भरी खबर दी। पलटने की चर्चा के बीच जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि मेरे लिए कोई सत्ता की कुर्सी मायने नहीं रखती। कुर्सी के लालच में किसी को धोखा नहीं दे सकता। मोदी के साथ हैं, रहेंगे। बिहार में दरअसल हम के 4 विधायक हैं और पिछले कई दिनों से मांझी को लेकर सस्पेंस चल रहा है। आज उससे पर्दा हट गया है। तो जीतन राम मांझी ने एक तरीके से नीतीश सरकार को वहां पर राहत भी दी है। मोदी के साथ हूं और रहूंगा, यह कहना जीतन राम मांझी का पिछले कुछ दिनों से उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थीं। मंत्रालय को लेकर भी उन्होंने दरअसल एक बयान दिया था, लेकिन अब उनका यह कहना कि मेरे लिए कुर्सी मायने नहीं रखती। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। नजफगढ़ के सैलून में ताबड़तोड़ फायरिंग। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। नजफगढ़ इलाके से अभी की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में नजफगढ़, जहां पर 2 लोगों की आपसी रंजिश में जान चली गई। पुलिस ने इस तरीके की आशंका जाहिर की है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी भी जारी है। नजफगढ़ के एक सैलून में बताया जाता है कि यह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, यानी कई राउंड गोलियां चली। 2 लोग इसकी चपेट में आ गए, उनकी जान चली गई।